हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स देखिए, कल के वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का फर्स्ट वीडियो कवर किया था, जिसमें हमने कई सारा मेथड बैठाए थे जिसके हेल्प से द्विघात समीकरण को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके बाह्य सूत्र द्वारा भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है, इसी का द्विघात समीकरण का, जिसमें हम लोग बात करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रहा होगा और आप लोग अच्छे ढंग से प्रिपेयर भी हो रहे होंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि डेट शीट तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। अगर देखिए, चैनल पर कोई अगर नए हैं, वीडियो पर नए अगर देख रहे हैं, तो पहले पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, ताकि वहाँ से आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप थ्रू आउट कर सकते हैं इसी वीडियो के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, मूलों की प्रकृति है, ठीक है। देखिए, मूलों की प्रकृति, तो देखिए कल हमने हेल्प किस कल हमने सूत्र के हेल्प से देखे थे कि द्विघात समीकरण के दो मूल है, ठीक है। एक तो -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, एक ये था। और दूसरा हमारा क्या था, -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये दो मूल हमने देखे थे कि सूत्र के हेल्प से दो जो है द्विघात समीकरण का ये मूल ऐसे निकलता है, ठीक है। ये दो मूल देखे हुए थे। अब देखिए, अब इस वीडियो में हमको ये पढ़ना है कि जो मूल जो हम निकालते हैं, इन मूलों का जो प्रकृति कैसा है, ठीक है, मतलब ये वास्तविक है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है। देखिए, वास्तविक से मतलब है कि जो हमारा, जैसे अब देखिए, वास्तविक मतलब कि रियल है कि नहीं। वास्तविक हम बताए थे कि आपको कि जिसमें क्या हो कि प्रमेय और प्रमेय के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो वही हमको पता लगाना है कि वास्तविक है भी नहीं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ये वास्तविक है भी नहीं, इसको कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे देख पा रहे कि ये जो हमारा वैल्यू है, इसके वैल्यू से हमको पता चलेगा कि जो इस समीकरण का जो मूल निकलेगा वो रियल है या नहीं, वास्तविक है भी या नहीं भी है, ठीक है। देखिए, इसके वैल्यू से कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अब पहले जान लेते हैं इसको बोलते क्या है। तो देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके मान से हमको क्या चलेगा, पता चलेगा कि वास्तविक है भी नहीं। देखिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये पूरा को, इसको अगर सूचित करते हैं तो डी से सूचित करते हैं, ठीक है, डी। और डी को बोला जाता है विवेचक, विवेचक या फिर विवेक्तर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस देखिए, ये क्या है कि इसको आपको याद रखना है, क्योंकि विवेक्तर, देखिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये टर्म आपको विवेचक या विवेक्तर करके आपको टर्म एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि विवेक्तर और विवेचक पे। तो इन दोनों को याद रखना है कि इसको विवेचक या विवेक्तर कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, इसको विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है, ठीक है। इतना आप लोग जान लिए। अब देखिए, इसके मान पे डिपेंड करेगा कि इसका जो मूल है वास्तविक होगा कि नहीं। देखिए, तो इसके लिए 3 कंडीशन है। जैसे यहाँ पे कि देखिए, अब जो हमारा d का वैल्यू है, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू है क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो सकता है, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये 3 ही कंडीशन हो सकता है। इन तीनों कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये डी का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब इसी तीनों के वैल्यू पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वास्तविक है या नहीं है और इसका मूल कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए, जब ये कंडीशन आए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो उस कंडीशन में जो हमारा विवेचक होता है उसका मान, यानी कि मूल का मान जो होता है वास्तविक होता है, और वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। असमान का मतलब बराबर नहीं रहता, ठीक है। और जब ये लेस देन 0 रहे, मतलब निगेटिव वाला पार्ट रहे, निगेटिव आ जाए, तो उस समय में इसका जो है वास्तविक मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, मतलब काल्पनिक चला जाएगा। अब इसका क्या मतलब है बताते हैं, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये थर्ड कंडीशन है, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा मूल वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर होगा, वास्तविक और समान होगा, और समान होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं कि वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक मतलब काल्पनिक होगा। काल्पनिक कैसे होगा, देखिए, काल्पनिक अभी आप लोग को ऐसे पढ़ना नहीं है अपने इस क्लास में 10th में, ये 11th 12th का सिलेबस है जिसमें हम लोग काल्पनिक के बारे में पढ़ेंगे। बस आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखिए,
यहाँ पे जैसे अभी मूल निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मान लीजिए रूट के अंदर यहाँ पे अगर ये कंडीशन आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, 4 5 6 10 कुछ तो होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारा ये जो इसका मूल निकलेगा, ये एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो दोनों डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस और माइनस लेकर दो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन हमारा ऋणात्मक वाला आ जाए, मतलब निगेटिव वाला, इसके अंदर अगर निगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है वास्तविक नहीं होगा, वो आयोटा के टर्म में निकाला जाता है। ये अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि आयोटा के टर्म में निकलता है। ये 11th-12th में जब आप लोग पढ़िएगा तो अगले क्लास में है, ठीक है। बस इतना जाने कि ऋणात्मक वाला का जो वास्तविक मान नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखिए, और एक लास्ट का कंडीशन है कि 0 के बराबर हो जाए, जब क्या हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जब 0 हो जाएगा। अब देखिए, रूट के अंदर 0 वैल्यू मतलब क्या, 0 ही होगा, इसका मतलब तो कोई नहीं है, 0 ही है। तो जब आप देखिए 0 जोड़िए या फिर 0 घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब x का जो वैल्यू है वो एक ही पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए अगर दो भी पॉसिबल तो दोनों सेम ही निकलेगा। अगर 5 निकाले हैं, माइनस अगर 5 निकलेगा या 5 निकलेगा, तो 5 में 0 जोड़िए, कोई वैल्यू नहीं होगा, बराबर ही निकलेगा, मतलब दो वैल्यू निकालने में भी समान ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू जो है वास्तविक और समान निकलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए बारी-बारी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि हमको क्वेश्चन ही देखना है। इस कंडीशन को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन बारी-बारी से कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक नोट पॉइंट है, उसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी आप लोग सुन लीजिए। देखिए नोट पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी भी, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि इस मूल निकालने के लिए, जब भी आप द्विघात समीकरण का मूल निकालें, तो डेफिनेटली ये चेक कर लीजिए कि इसका जो भी इक्वेशन है, आपका समीकरण है, उसका जो है मूल जो है वास्तविक है भी नहीं, मतलब संभव है भी नहीं। संभव से क्या मतलब है कि वास्तविक है या नहीं है, ठीक है। इतना आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि इस मूल की प्रकृति क्या है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है, ये बताना है। देखिए यहाँ पे टिक लगा हुआ होगा, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उसमें वीडियो थोड़ा सा कैमरा ऑफ होने के कारण पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर से हम ये रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। आप लोग को सॉल्व करना है, हम सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा हमको क्या निकालना है कि मूल की प्रकृति बनाना। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, तो अभी हम बताएं कि b² - 4ac का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो b² - 4ac का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्या है, d है हमारा, इसको d से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए a क्या है, इस समीकरण के लिए a क्या होता है, जो हमारा x² गुणांक है वो a होता है, तो क्या है 4 है। b क्या होता है, जो x का गुणांक होता है वो क्या होता है, b होता है। x का गुणांक क्या है 4 है, यहाँ 4 लिखिए। और c क्या होता है, जो हमारा x टर्म से फ्री हो, मतलब उसके साथ कोई भी x टर्म जुड़ा ना हो। तो यहाँ पे क्या है, c फ्री है x से, यानी कि चर पद से, तो क्या होगा 1, इसका c हो जाएगा। अब देखिए b का वैल्यू क्या है 4 है यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 है, और c का वैल्यू कितना है 1 है। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, माइनस 4:4 क्या होगा 16 इंटू 1 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 माइनस 16 क्या होता है 0। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा डी का जो वैल्यू निकला है वो 0 के बराबर निकला है। अब डी का वैल्यू जो 0 के बराबर निकला है, तो ये कौन सा कंडीशन है, तो b² - 4ac = 0, जिसमें मूल क्या हो, वास्तविक और समान हो। तो अब खोजिए हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें राइट है। देखिए मूल वास्तविक और समान, यही है ना, वास्तविक और समान होना चाहिए, मतलब ये हमारा राइट है। और वास्तविक और असमान तो नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन होता है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये तो कंडीशन गलत हो गया। थर्ड क्या है, वास्तविक नहीं है, हमारा तो वास्तविक अभी निकल रहा है, तो ये भी क्या हमारा गलत है, और इनमें से कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऑप्शन तो इसमें राइट हो चुका है, ठीक है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, मूल, वास्तविक और समान, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न समीकरण की मूल की प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका प्रकृति क्या है उसको हमको दिखाना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए, फिर क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है 2x² - 4x + 3 = 0। अब प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम इसका विवेचक या विवेक्तर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, तो क्या होगा d b² - 4ac, ठीक है। यहाँ b क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -4 है, तो क्या होगा -4 का स्क्वायर
फिर माइनस 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पे a कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, a होता है, तो क्या होगा 2 इंटू सी क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो कितना होगा 4 -4 इंटू -4 क्या होगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16। फिर देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा 4 दूनी 8 आतरिक 24, ठीक है, माइनस में 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 16 माइनस 24, तो 60 माइनस 24 कितना होता है माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ पे क्या है बड़ा है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे -8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगा, अगर हम इसका बात करें कि इसका डी क्या हो गया, तो इसको लिखेंगे जब निगेटिव में हमारा आता है, तो अभी हम आपको बताए थे कि जब हमारा निगेटिव हो या लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो मतलब कि जीरो से कम मतलब निगेटिव पार्ट होगा, तो क्या होगा वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि मूल, इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है, वास्तविक नहीं है, इतना बस लिखना है, ठीक है। इतना लिखिएगा, आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, अभी आपको डिस्कस कर ही लिए थे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन था कि 2 नंबर क्वेश्चन अगर पूछे तो कैसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसी आधार पर कुछ और क्वेश्चन जो कि दूसरे टाइप से पूछा जाता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P के किन मानों के लिए इतना समीकरण के मूल बराबर है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि P के किन मानों के लिए बराबर है, तो मूल जब बराबर होगा तो इसका कंडीशन क्या लिखा है, तो जब मूल बराबर है और वास्तविक है तो उसका कंडीशन क्या लिखा है कि D जो है हमारा 0 होना चाहिए। D क्या है हमारा b² माइनस 4ac का वैल्यू हमारा अगर 0 के बराबर हो तो उसका मूल क्या होगा समान होगा और क्या होगा वास्तविक होगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बोल रहा है कि P के किन मानों के लिए ये D जो ये मूल जो है बराबर है, तो मूल बराबर होगा कंडीशन ये होता है। अब देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है px² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हमारा इक्वेशन ये है। इसके लिए d क्या है 0 के बराबर है, मतलब मूल अगर बराबर होगा तो d क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से d जो b² माइनस 4ac उसका वैल्यू निकाल के 0 के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से हमको p का इक्वेशन मिलेगा जिससे हम p का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ना कैसे इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ एक क्या है, यहाँ पे क्या होता है b², तो b क्या है x का गुणांक क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है x² का गुणांक कितना है p इंटू सी कितना है 3 है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है ये मूल क्या है समान है, ठीक है, समान है तो ये d का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर ले लेंगे हम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे p का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4p इंटू पी, तो 4p इंटू 3 तो कितना होगा 12p इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 12p इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा 25 डिवाइड बाय 12 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 25 बाय जो है 12 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया p का। तो p के 25/12 मान के लिए क्या होगा हमारा जो है d का मान जो है 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। जैसे इसी को मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि k के किन मानों के लिए इतना समीकरण का मूल बराबर होंगे, या ऑप्शन आपको दे देगा 3 4 5 6 ऐसे करके दे देगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही d का मान 0 लेकर के उस इक्वेशन में जो फार्मूला है उस फार्मूला बैठा करके क्या करना है d का 0 बैठा करके इक्वेशन निकालेंगे, वहाँ से जो है जिस भी हमारा अचर पद का जिस भी चर पद का हमको मान निकालना है उसका हम मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे है k के किन मानों के लिए इसका मूल बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे है इक्वेशन क्या दिया हुआ है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3, बोल रहा है कि मूल बराबर होगा, तो मूल बराबर है तो उसका कंडीशन क्या है d इसका 0 होगा, सिंपल इतना कर लीजिए। उसका d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब b का मान क्या है k है, क्योंकि हमारा x का गुणांक क्या होता है b होता है, तो k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा x² गुणांक 2 c कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या होगा k² माइनस 3 दूनी 6 6 का 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k² क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा k इक्वल्स टू रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर में तो इधर क्या जाएगा रूट में जाएगा 24। अब इसको देखिए 24 को क्या करेंगे हम यहाँ से निकालेंगे रूट से, तो क्या होगा 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3, मतलब 2 2 2 3 दी और 2 ये मतलब 3 गो 2 निकलेगा, मतलब 3 2 का पावर 3 इंटू 3, तो क्या होगा हम एक निकाल सकते हैं यहाँ से 2, तो क्या होगा इसको लिख सकते हैं
2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके रूट में जब पेयर वाला निकल जाता है तो क्या होगा 2 × √6, ये क्या हो गया प्लस और माइनस में निकला के का वैल्यू, तो के का यहाँ से वैल्यू 2 निकला, एक 2√6 और एक -2√6, ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू बता सकते हैं कि 2 निकला है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है कि पूछे जाते हैं कि हाँ किसी का मूल बराबर दे देगा, फिर पूछिएगा कि जो हमारा एक कोई पी टर्म है, के टर्म है, उस टर्म का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है, या फिर मूल की प्रकृति क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल की प्रकृति बताइए निम्नलिखित इक्वेशन का, ठीक है, जैसे हम प्रीवियस अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ही इसमें पूछा जाता है। हाँ, कुछ इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कथन बेस पे होते हैं। कथन बेस पे इससे हमने पहले वाले अध्याय में पढ़े थे, इसमें कथन बेस पे बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ था, जो कि एक घातीय और 2 पद में था, यानी कि 2 चर पद में था, एक्स एंड वाई, उसमें निकाला था। इसमें क्या है एक ही चर पद रहेगा और जिसमें हमको क्या करेगा द्विघातीय समीकरण बना के इस कथन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उस पर भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से बना पाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है द्विघात समीकरण कथन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिनके द्विघात समीकरण द्वारा आसानी से इसको क्या कहते हैं हल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, पहले एक दिखा देते हैं कि क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे है दो संख्याओं का योगफल 27 दिया हुआ है एवं गुणनफल 182 दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या होगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से इसको क्या करना है पढ़ना है, इक्वेशन के, क्योंकि इक्वेशन जो हमारा कथन है वो कथन क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अज्ञात राशि होगा उसको हमको x मानना है, ठीक है। उसको हमको x मानना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है इक्वेशन जनरेट करना है, इक्वेशन बनाना है और तब इक्वेशन को किसी एक मेथड से सॉल्व कर देना, ठीक है, या तो बाय फार्मूला या फिर जो हम गुणनखंड विधि बताए थे उससे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है दो संख्याओं का योगफल 27 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग, ठीक है। तो दो संख्याओं, तो पहले तो एक संख्या मान लें कि एक संख्या है क्या, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, माना कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या क्या माने, हम अभी बताए थे कि एक संख्या क्या मानेंगे, हम अज्ञात मान लेंगे, अज्ञात क्या है x है, इसको x मान लेंगे, ठीक है। अब एक संख्या दूसरे संख्या, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि कोई संख्या x है, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा संख्या y है, उसका योग दिया हुआ 27, ठीक है। तो हमको एक ही चर में बनाना है इसलिए हम y नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक संख्या x है, ठीक है, हम माने हैं, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, अगर इस संख्या की बात करें कि दूसरा संख्या क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये संख्या है प्लस ये दूसरा संख्या है, ठीक है, इसका योग ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, फिर ये दूसरा संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या है, ये दूसरा संख्या है, इसका योग 27 दिया हुआ है, ठीक है। एक संख्या हमको बोला, हम अभी माने हैं कि x है, हमने माना कि x एक संख्या है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या कैसे निकालेंगे, तो इस संख्या को अगर इधर हम घटा देंगे तो जो हमारा पहला संख्या को अगर पूरा योग में से हम घटा देंगे तो जो संख्या का बचेगा वही दूसरा संख्या होगा, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस x, ये हमारा दूसरा संख्या हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 15 रुपया है, ठीक है, और आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास अगर 5 रुपया है, ठीक है, बोले ऐसे समझिए कि कोई बोला जाए आपको कि दो दोस्त है, ठीक है, दोनों दोस्त के जो पास पैसा है, पैसा की संख्या 15 है, ठीक है, और बोला कि एक दोस्त के पास अगर 5 रुपया है तो दूसरे दोस्त के पास कितना रुपया होगा वो हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो जो पहले दोस्त के पास जो पैसा रहेगा उसको क्या करेंगे, जो दोनों दोस्त का जो पैसा मिला करके जो हमको बोला था कि इतना पैसा, उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो वही तो हम किए हैं कि पहला संख्या x माने हैं, तो हमको दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हमारा हो जाएगा, दूसरा संख्या x माइनस 27, समझे ना, सॉरी 27 माइनस एक्स, क्योंकि जमा रुपये में से घटाएंगे, ये गलती मत कीजिएगा कि x माइनस 27, ये गलत है, हमने भी जैसे लिख रहे थे ये गलत है, 27 में से x घट जाएगा, क्योंकि जमा रुपया में से ना हमारा ये माइनस करेंगे तब तो 10 होगा, समझ में आया ना। तो 27 माइनस एक्स ये दूसरा संख्या हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है, एवं उनका गुणनफल 182 दिया हुआ है, मतलब 182 जो दिया हुआ है इन दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब पहला संख्या क्या है प्रश्न से,
प्रश्न से पहला संख्या क्या है, x है, और इनका गुणनफल दिया हुआ दूसरा संख्या क्या निकाले हैं, 27 माइनस एक्स। इसका गुणनफल कितना है, 182 है। देखिए इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 27x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसको पॉजिटिव कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे पॉजिटिव होगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको इधर इस साइड सारे को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, बराबर की इस साइड, या फिर माइनस कॉमन लेकर के इधर भेज देंगे, फिर इसको इधर ले आएंगे। तो अच्छा है कि इसको इस साइड ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा -27x, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन बना है इसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182, इसको या तो डी वाला फार्मूला जो हम बताए थे, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि जो हम बताए हुए थे इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर जंप कीजिए। ठीक है, अब देखिए 20 हमको कैसे लाना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक है उसको c से मल्टीप्लाई करना है और ये लाना है। तो कैसे करेंगे, 182 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 182 ही होगा। अब 182 का गुणनखंड तोड़ना है, तो कैसे तोड़िएगा, तो यहाँ से 2 से लगाइए तो कितना 9 1, और फिर से लगाइएगा 7 से तो 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या आया है, 2 × 7 × 13। अब इन तीनों में इस प्रकार से तोड़ना है, दो ही टर्म मिला लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 14 × 13। मतलब इन तीनों से ऐसा मतलब नंबर मतलब दो डिविजिबल में लाना है, ताकि जोड़े या घटाए तो हमको 27 आना चाहिए। यही ना, यही बताए थे ना। तो देखिए इसको जो मल्टीप्लाई कीजिए इसका तो 26 आएगा × 7, जोड़िए घटाइएगा तो 27 तो नहीं आएगा, जोड़िएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, घटाइएगा तो कम हो जाएगा, तो नहीं होगा ये हमारा। इसको इससे मल्टीप्लाई तो और ज़्यादा हो जाएगा, 91 × 92 हो जाएगा, तो 91 × 2 हो जाएगा, फिर बड़ा हो गया इसमें निकला। तो हमको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 कितना, 14 × 13 कितना हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 27 होगा। तो इस प्रकार से फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस में है तो हमको जोड़ेंगे तो दोनों को माइनस रखना होगा, तभी तो हमको माइनस आएगा, और माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस में 182 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, -14x - 13x प्लस 182। आई होप ये आपको जो हम बताए हैं अभी समझ में आया होगा। अब देखिए तो क्या हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 14, और यहाँ से -13 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसमें भी 13 होगा, 13 × 14 क्या होता है 182। तो 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, प्लस में से माइनस कॉमन तो माइनस बच गया, -14 = 0। अब x - 14 x - 14 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, तो x - 14 और x - 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख दे, आप लोग स्टेप्स उतारते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है, तो क्या होगा, x - 14 एक बार 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 14, और एक बार x - 13 का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 13। देखिए ये दो वैल्यू आया है। अब देखिए जहाँ पे हमको संख्या बताना था कौन सा निकलेगा, तो एक बार संख्या को अगर 14 ले लेंगे यहाँ से, तो दूसरा संख्या क्या निकलेगा, 13 निकल जाएगा। 27 में से अगर 14 घटाएंगे तो 13 निकलेगा। दूसरा संख्या 13 ले लेंगे तो 14 निकल जाएगा। मतलब एक संख्या हमारा हो गया, संख्या की बात करिए अगर, तो संख्या हमारा एक 14 एक 13 आ गया। यही दो संख्या है, इसको जोड़िए तो 27, मल्टीप्लाई कीजिए तो 182। बस इतना ही कथन प्रॉब्लम, बस कथन को क्या करें, पढ़िए अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तो आराम से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, बस उसका हम इक्वेशन बना देंगे, आप लोग इक्वेशन सॉल्व करके हमको बता देना। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग। तो क्या है, हमारा अज्ञात कोई संख्या है, तो मान लेंगे कि संख्या = x है। यहाँ पे लिखिएगा, स्टेप लिखिएगा भाई, माना कि संख्या = x। ठीक है, अब देखिए और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लीजिए, उल्टा व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो जो संख्या माने हैं उसका उल्टा, तो उसका उल्टा क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, ये दूसरा संख्या हो गया, मतलब दूसरा संख्या नहीं, इसी संख्या का व्युत्क्रम है, तो लिखिएगा इसी संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम बराबर कितना होगा, 1/x हो जाएगा। अब दिया हुआ है किसी संख्या x तथा उसके व्युत्क्रम 1/x का योग मतलब जोड़, जो संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 10/3। समझे ना, ये इक्वेशन ऐसे बना।
अब इक्वेशन बन गया है, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व होगा, तो क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे x नीचे में बराबर 10/13। आई होप ये इस टाइप के आपको इस टाइप के जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि ये बेसिक है, आप लोग को बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स, तो 10x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल्स टू 10x। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब इसको जैसे चाहिए वैसे सॉल्व कीजिए, या तो फैक्टर से सॉल्व कीजिए या फिर फॉर्मूला से कीजिए। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर ही दे, चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। तो कैसे करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, हम बता दे रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब 9 को फैक्टर करना है कि हमारा 10 आ जाए, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 9 का दूसरा फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3, और तो कोई फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए सॉरी 1 इंटू 9 होगा। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, माइनस 10 लाना है, नहीं होगा, गलत है हमारा, ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या है 1 और 9 है, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है, और घटाएंगे तो 8 है, तो जोड़ना है हमको। अब जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो हमको माइनस 10 लाना है, तो माइनस 10 लाने के लिए -1 को -9 से जोड़ेंगे तब तो -10 आएगा, और -1 को -9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +9 आ जाएगा। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि माइनस को अगर प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको माइनस आता है। ठीक है, प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्लस आता है, अगर प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको माइनस आता है, माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। इतना तो आप लोग क्लियर होगा, ये तो बेसिक है। ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस में 9x और फिर -1x, तो 1x तो नहीं लिखा था, तो सीधे -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x, तो x माइनस 3 -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए x माइनस 3 कॉमन है, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x इक्वल्स टू x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0, तो x का वैल्यू 3 आएगा, फिर दूसरा बार 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू 1/3 आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने आ रहा है, इसलिए इतना स्पीड से बता रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम इस पर वीडियो एक अच्छा वीडियो बनाएंगे और बड़ा वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू 2 निकला, 3 और या 1/3 ये दोनों वैल्यू होगा, क्योंकि एक बार 3 लेंगे तो 3 को जोड़िएगा और इसको व्युत्क्रम क्या होगा 1/3 हो जाएगा, और फिर 1/3 अगर मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं उसका व्युत्क्रम क्या होगा 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो बात पर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 3 और या फिर 1/3 दोनों वैल्यू होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपका द्विघात समीकरण खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, समानांतर श्रेणी जो कि बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर के, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पर अगर आप चलो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन जो है इसको आप लोग दबा दीजिए, ताकि आप लोग को जो भी वीडियो आप लोग के पास पहुँचे वो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो हमने पिछले जो वीडियो कवर किए हैं और जो चैप्टर सारा कंप्लीट किए हैं, उसका हम एक सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन सीरीज लाएं जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि समय मिले तो कर लेंगे, या फिर पहले हम समांतर श्रेणी शुरू कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम मिलेगा तो हम उस प्रीवियस वाले वीडियो का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।